Hello students, this is Ravinder Sehrawat and today I am going to discuss the next topic of chapter 5, that is types of organizations. Types of organizations में हमारे पास two types of organizations are there. First one is formal organization and the second one informal organization. In order to work at a workplace, employees need to follow certain rules and regulations, certain procedures and code of conduct. Such procedure, rules and regulations and code of conduct are developed through formal organization. Means such set of rules and regulations automatically एक framework provide करता है जिसे हम क्या कहते हैं, formal organization कहते हैं. Formal organization is deliberately created by the top level management in order to provide a smooth functioning of the organization and make the achievement of the objective much easier. Because if there is no rules and regulations, no code of conduct, and there is ambiguity, means confusion in the roles and actions of the employees, then the achievement of such objective will become more difficult. तो हम easily अपने टारगेट्स को अचीव करें, सारा जो हमारा फोकस है वो हमारे काम पर ही रहे और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर डुप्लीकेशन वर्क नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो. इसकी श्योरिटी के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट डेवलप सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और उस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ए डिविजनल और ए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. डिविजनल और फंक्शनल हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो वो फंक्शनल भी हो सकती है और डिविजनल भी हो सकती है. ये डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है किसके द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा. क्यों? सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव्ड. कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स कैन ऑल्सो बी इंश्योर्ड. तो फीचर्स की अगर हम बात करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फर्स्ट फीचर इज डेलिबरेटली डिजाइन. स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एट वर्क प्लेस. जब हम किसी से सोशल मीटिंग करते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, तो वी डेवलप फ्रेंडशिप और सर्टेन सोशल रिलेशनशिप. उसको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते, उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमें फॉलो नहीं करना होता, हमें सिर्फ ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं. उस पर हम बाद में आएंगे. लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप नहीं बनती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली या ऑटोमेटिकली नहीं बनती. इट इज़ डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. आप स्कूल में भी आते हो तो स्कूल में भी आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. वो रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाता है? अपने आप तो नहीं बनते. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? वीडियो बनाता है. अभी 10-15 मिनट लगे. ओके, तो डेलिबरेटली डिज़ाइन है, मतलब इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जानबूझकर बनाती है, सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी इंश्योर्ड. सेकंड वन इज मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव मतलब एक जरिया है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का. हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं? हमारे दिमाग में कोई कीड़ा तो नहीं है. वी जस्ट क्रिएट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इन मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. टाइम पर हमारा सारा काम हो जाए, कंप्लीट विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है. तो इसको हम मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव कहते हैं, क्योंकि इस पे सारा इम्फेसिस किस पे होता है? इम्फेसिस ऑन वर्क रादर देन इंटरपर्सनल और सोशल रिलेशनशिप. सारा हमारा इस पे फोकस किस पे रहेगा? इम्फेसिस ऑन वर्क रहता है, सिर्फ काम की बात होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट वन है स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप. अगर मैं कोई रूल्स रेगुलेशंस बना रहा हूँ तो आई विल मेक क्लियर द रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ सो दैट सच एम्बिजिटी और कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ कैन बी अवॉइडेड. तो यहाँ पर रिलेशनशिप मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, क्लियरली मेंशन कर देता हूँ, कोई एम्बिजिटी यानी कि कन्फ्यूजन नहीं रहती है. रिलेशनशिप में मैं ये भी बता देता हूँ कि हु विल रिपोर्ट टू whom, फ्रॉम whom he has to रिसीव द ऑर्डर्स, कौन बॉस है कौन सबॉर्डिनेट है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी जाती है ताकि कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना.
ताकि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स कर सकें। भाई मुझे कोई रोल दिया गया है तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच रोल। मैं बाद में डिनाई तो नहीं कर सकता कि मेरे को ये काम नहीं करना था, ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। आई कैन नॉट एब्डिकेट फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए ये स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप कर देते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन वगैरह सब कुछ क्या हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्स जो है अवॉइड हो जाता है। तो ये हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर हमने इसको ढंग से समझा तो हमारे सामने इसके कुछ एडवांटेजेस भी आएंगे। फर्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने अभी कहा कि हम रोल्स और ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर कर देते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। द पर्सन who need to perform certain jobs or duties are well known in advance that they need to perform such actions। तो उनको हम रिस्पॉन्सिबल भी बना देते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं कि आप इस काम के लिए जिम्मेदार होंगे। तो बाद में वो पर्सन जो है मुकर नहीं सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया ना। जैसे अब मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, it will be my responsibility and I will be answerable for that। Clarity in roles, ये आपको पता है clarity in roles क्या है, कि कोई confusion नहीं रहती है। The clear job description is given to the employees so that such employee become known to his or her actions, responsibilities, duties। Unity of command in second chapter, that is principles of management, we have already discussed the unity of command। Unity of command says that there must be one and only one subordinate working under a one superior। एक superior के नीचे जो है एक ही subordinate होना चाहिए, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं। There may be multiple subordinates between a single boss, but there must be one superior over and above a single subordinate। यानी कि एक subordinate के ऊपर boss एक ही होना चाहिए, उस बॉस के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, बट सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, सो दैट ही शुड नॉट गेट डिस्टर्ब और कंफ्यूज। अगर मान लो एक से ज़्यादा बॉस हैं और दोनों ही बॉस उसे ऑर्डर दे रहे हैं एट द सेम टाइम, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा कि विच वन टू फॉलो। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड जो है श्योर किया जाता है, क्योंकि जब हम जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं तो हम पहले ही यूनिटी ऑफ कमांड को दिमाग में रखकर ही जो जॉब पोजीशंस हैं और जो हायरार्की है मैनेजमेंट की, जो चेन होती है, उसको क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। इफेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो किस लिए बनाया जाता है, टू अचीव द गोल्स, बिकॉज इन फीचर्स एज वेल वी हैव डिस्कस्ड मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही ये बनाया जाता है, तो इसका एक एडवांटेज हो गया। Next is stability of the organization। Students, certain rules and regulations are created which are rigid in nature, which are fixed, which do not get changed over the time। बहुत जल्दी वो चेंज नहीं होते, ठीक है। और the behavior of the employees is also guided by the code of conduct। तो यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, जल्दी से चेंज नहीं होता है। तो ये इसके एडवांटेजेस। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक फर्स्ट वन इज प्रोसीजरल डिलेज। प्रोसीजरल डिलेज क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज इसके ऊपर कई बार आ चुकी है। प्रोसीजरल डिलेज इसलिए होता है बिकॉज देयर इज ए स्केलर चेन। इन सेकंड चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द स्केलर चेन और द फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन which must be followed by every single employee working in the organization, because violation of such formal channel of communication will impose penalties। तो यहाँ पर प्रोसीजरल डिलेज इसलिए होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड है, लाइक दिस। मान लो अगर ये सबऑर्डिनेट है ए और इनके जो बॉस हैं वो हैं सपोज करो बी, ठीक है, तो ए कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू बी, इससे ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ही फॉलो करना होगा, ठीक है। ये जैसे ए अपनी बात सी से कहेगा, सी जो है डी से कहेगा और डी अल्टीमेटली बी से कहेगा। तो यहाँ पर कई बार प्रोसीजरल डिलेज हो जाती है क्योंकि एक पर्टिकुलर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू ही हम अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें फॉलो करते करते कई बार बहुत ज़्यादा डिलेज हो जाती है, जहाँ पर क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, वहाँ पर ये डिसएडवांटेज हमें होता है। फिर है इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी। इनएडिक्वेट
रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब ये है बिकॉज एवरी सिंगल एम्प्लॉय नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रोल्स, अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज and according to the responsibilities given by the top level management. He himself not supposed to work in his own way or in his own style. हो सकता है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो बट उसे क्या काम करना है, कैसे करना है, जैसे मैनेजमेंट ने कहा है, तो उसकी क्रिएटिविटी को यहाँ पर कोई ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, चाहे वो कितना भी क्रिएटिव हो, उसे काम कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. लिमिटेड इन स्कोप, ये लिमिटेड इन स्कोप इसलिए है बिकॉज ओनली एम्फेसिस ऑन वर्क इज लेट डाउन. यहाँ पर सोशल रिलेशनशिप्स को इग्नोर किया जा सकता और जो हमारे रोल्स होते हैं, जो हमारी रिलेशनशिप होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप जो होती है, उनको हम जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते, सारे रिलेशंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते, सारे रिलेशंस को हम क्लियरली मेंशन भी नहीं कर सकते अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, तो इसका स्कोप लिमिटेड रह जाता है उस टाइम. ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली अराइज फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने आप स्पॉन्टेनियसली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइज हो जाती है. वाइल द एम्प्लॉइज मीट्स टुगेदर, वाइल देयर इज अ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन देम, दे आर बाउंड टू डेवलप सर्टेन सोशल रिलेशनशिप. जैसे आप स्कूल में भी आते हो क्लास में, तो फर्स्ट डे जब आते हो तो आप किसी को नहीं जानते ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप रेगुलरली या कॉन्टिन्यूस बेसिस पर मिलते हो आपस में, तो आपके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं. तो वो क्या है, एक सोशल रिलेशनशिप है. क्यों बनाते हैं हम फ्रेंड्स? टू फुलफिल द सोशल नीड्स, अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए. तो सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही क्या बनाई जाती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. बनाई नहीं जाती एक्चुअली, अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली अराइज हो जाती है. तो जहाँ हम बात कर रहे थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें सारा जो हमारा एम्फेसिस था वो किस पर था? काम पर था, वर्क पर था. लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सारा एम्फेसिस हमारा किसके ऊपर आ जाता है? सोशल रिलेशनशिप के ऊपर, सोशल नीड्स के ऊपर. ठीक है, काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमारी सोशल नीड्स पूरी होनी चाहिए. जैसे आप कई बार फीमेल्स को भी देखते हो, जब तक वो एक दूसरे से बात ना कर ले उनके पेट का पानी जो पचता नहीं है. तो वो क्या है? वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. वो क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स है. तो यहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है जो हमें फॉलो करना है. ठीक है, यहाँ पर ग्रुप नॉर्म्स होते हैं. ग्रुप नॉर्म्स कैसे? जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हो, ठीक है, तो क्लास में भी आपका एक फ्रेंड ग्रुप बन जाता है. दूसरे ग्रुप में मतलब आप रहना पसंद नहीं करते, आप उसी ग्रुप में जाते हो जिसको आप लाइक करते हो. ठीक है, आपको पसंद नहीं है कुछ बच्चों से बोलना है या बातचीत करना है, उनके साथ रहना. तो वो जो ग्रुप्स हैं पसंद नहीं है, मतलब उनके रहने का जो तरीका है, उनके बातचीत करने का जो ढंग है, या उनके ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं, जो भी नियम वो बनाते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो आपको पसंद नहीं है. आपको किसी और ग्रुप से थोड़ी अटैचमेंट है, आपको उस ग्रुप में रहना पसंद है. तो अगर आप उस ग्रुप के मेंबर बनोगे तो उस ग्रुप के जो नॉर्म्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे. जैसे आप लंच टाइम में भी मिलते हो आपस में, तो ग्रुप बन जाता है ग्राउंड में, 10-12 बच्चे एक साथ और 10-12 बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं ना, तो आप उस ग्रुप में खाना पसंद करोगे जहाँ पर बोलते वक्त बातचीत ना करें, कोई बोले ना, आपको ऐसा पसंद है. तो उसी ग्रुप में जाओगे, वो उस ग्रुप का नॉर्म है कि भाई खाने के टाइम कोई बोलेगा नहीं. तो इस तरीके के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं. किसमें? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट आपको नहीं बताती कि आपके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं. इंस्टेड आप खुद डेवलप करते हो अपने ग्रुप नॉर्म्स. ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही बनाई जाती है. काम से उसका रिलेशन इतना नहीं होता है. तो हम इसके फीचर्स की बात करें तो हमने अभी कहा कि इट एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली, अपने आप स्पॉन्टेनियसली या ऑटोमेटिकली ये जो है एमर्ज होती है. रिजल्ट्स ऑफ पर्सनल एंड सोशल इंटरेक्शन कब बनती है? जब हम लोगों से आपस में मिलते हैं, जब हमारा क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन होता है एट वर्क प्लेस. ठीक है, फर्स्ट डे आप जाओगे कहीं जॉब पर तो लोगों को आप नहीं जानोगे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी मीटिंग होती है ऑन रेगुलर बेसिस, वहाँ पर क्या होता है? आपका एक सोशल ग्रुप बन जाता है. उस सोशल ग्रुप को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं.
स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म्स। इसमें जो भी नॉर्म्स मतलब रूल्स, वो कैसे इवॉल्व होते हैं? ग्रुप नॉर्म से। जो ग्रुप में आप मेंबर बन रहे हो उसके कुछ नियम होंगे, कुछ नॉर्म्स होंगे, वो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। मैनेजमेंट आपको नहीं बताएगी। इनएडिक्वेट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स देयर इज नो डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच योर इन्फॉर्मेशन विल पास। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे फॉर्मल में तो एक फिक्स चैनल था ना जो हमें फॉलो करना हर टाइम, उसका वायलेशन नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर और फॉर्म्स भी नहीं होता, बिकॉज इन इनफॉर्मल ग्रुप और द सोशल ग्रुप नो वन इज बॉस, नो वन इज सुपीरियर, ऑल मेंबर्स ऑफ सच ग्रुप आर इक्वल टू ईच अदर। हाँ, अगर किसकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप उसे लीडर बना सकते हो, बट बॉस नहीं। जैसे अगर सपोज करो आपने क्लास में एक टीम बनाई कि क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट में आप देखोगे कि कौन सबसे अच्छा कैप्टन हो सकता है, उसी को बनाओगे, ठीक है। वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता, उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ के बेस पर ही हम उनको क्या बना देते हैं? लीडर बना देते हैं, जो लीड करता है ग्रुप को, वो बॉस नहीं है। जैसा फॉर्मल में तो बॉस भी होते हैं सबऑर्डिनेट, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। नो डेफिनेट स्ट्रक्चर इसलिए इसको कहते हैं, इसकी कोई फॉर्म स्पेसिफाइड नहीं होती। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे स्पीड। जैसे अगर मान लो हम स्कूल का ही बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कल छुट्टी है, ठीक है, ये बात सर्कुलर आने से पहले क्लास में पहले ही क्यों पता चल जाती है? क्यों पता चलती है? जस्ट बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं फॉलो करना, ठीक है। जैसे सपोज करो आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट वॉशरूम गया, वहाँ पर उसने देखा कि एक क्लास में सर्कुलर आया हुआ है कि कल छुट्टी है, उसने तुरंत आकर अपनी क्लास में बता दिया, रास्ते में जो मिले सबको बता दिया, तो पूरे स्कूल में पता चल गई सर्कुलर आने से पहले ही। क्योंकि सर्कुलर आना तो वो एक फॉर्मल चैनल को फॉलो करके ही आएगा वो तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलती हैं, वहाँ पर कोई ऐसा सर्कुलर फॉलो नहीं करना है, तो यहाँ पर स्पीड जो है वो एक एडवांटेज है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी पास ऑन हो सकती है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट वन इज फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड। जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों हम इसको फॉर्म करते हैं, क्यों ये अराइज होता है स्पॉन्टेनियसली टू फुलफिल द सोशल नीड। क्योंकि अगर हम काम करेंगे किसी जगह पर, तो वहाँ पर अगर हमारी सोशल नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप नहीं होगा। आपकी ये सोशल नीड्स अनसेटिस्फाइड रहेंगी तो आपका मन भी नहीं लगेगा, वहाँ पर आप काम नहीं करोगे, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है फिल्स इनएडिक्वेसीज टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर में कुछ इनएडिक्वेसीज हैं। इनएडिक्वेस मीन्स खामियाँ। इनएडिक्वेसीज क्या होती हैं? खामियाँ हैं, यानी कि कुछ कमियाँ हैं। उन कमियों को ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फुलफिल करता है। सपोज आप कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक, कोई चेंज लाना चाहते हो, तो आप अगर वो चेंज लेना चाहते हो, मान लो जो बॉस है वो भी उस इनफॉर्मल ग्रुप का मेंबर है, ठीक है, तो बॉस जो चेंज लाना चाहता है वो चेंज के बारे में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो है क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट चेंज, उनका क्या मानना है, उनका क्या कंसेंट है, वो हम जान सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो हमने कोई इनफॉर्मल मीटिंग बुला ली, या फिर हम कहते हैं कि चलो आज शाम को डिनर पे चलते हैं या लंच टाइम में कॉफ़ी पे चलते हैं, तो कॉफ़ी या लंच पे जो बातचीत होंगी उसमें जो हमारे बॉस हैं वो जान जाते हैं कि इनके मन में ये चल रहा है, जो हम यहाँ नहीं जान सकते। तो यहाँ पर जो इनएडिक्वेसीज हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर में, वो इनफॉर्मल में पूरी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन भी भेजनी होती है, अगर हम फॉर्मल का फॉलो करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो वो वाली बात जो है इनएडिक्वेसी यहाँ पर पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड अच्छी है। फिर डिस्ट्रप्टिव फोर्स कैसे? डिस्ट्रप्टिव फोर्स इस तरीके से होती है क्योंकि कई बार ना र्यूमर्स बहुत ज़्यादा ही फैल जाती हैं, अफवाहें, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस भी होता है। डिस्ट्रप्टिव फोर्स इसलिए भी है क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप्स, अगर यूनियन, वर्कर यूनियन या ट्रेड यूनियन जो हम कहते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के काम में बाधा डालती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉस होता है, तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है। रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी कि ह्यूमन बीइंग हैव द टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंजेस, दे डू नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस वेरी इजीली। हमें कोई भी चेंज पसंद नहीं है। अब जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होती थी, अब अब जो है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई करने में बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि हमें चेंज पसंद नहीं है,
ठीक है, क्योंकि हम क्या हो चुके हैं, यूज टू हो चुके हैं स्कूल में जाकर पढ़ने के। तो ह्यूमन की ये टेंडेंसी है कि वो चेंज को, बदलाव को रेसिस्ट करता है, रोकता है, उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि वो एक तरीके से यूनियन बना लेते हैं और किसी भी चेंज को होने से वो क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं। और लास्ट है इसमें प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो ये ग्रुप होती हैं, दे गिव प्रेफरेंस टू देयर ग्रुप इंटरेस्ट। उनके ग्रुप का क्या इंटरेस्ट है, उनका ग्रुप का क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। वजह है कि किस पे प्रायोरिटी दें, काम पर। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप ने तय कर लिया कि संडे को पिकनिक पर जाना है, ठीक है, और अगर संडे को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो हमें कंडक्ट करनी है, तो ये कहेंगे संडे तो जी हमारा अधिकार है, संडे की तो हमारी छुट्टी है, हम संडे को नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें संडे को कहाँ जाना है, पिकनिक पर जाना है। दे विल गिव प्रायोरिटी टू देयर ग्रुप इंटरेस्ट। तो ये था हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चे, थैंक यू।